आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून माही, कैसे हो बच्चे? चलिए चलिए फटाफट ज़्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम में हम लोग लग जाते हैं अपने पढ़ाई वाले। ठीक, आवाज़ जा रही है अब? हाँ ठीक है, वॉइस ठीक है। चलिए, वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही होगी, एक बार चेक कर लीजिए आप। एक बार चेक कर लीजिए प्यारे बच्चे, अब आ रही होगी। तो देखिए, सीजीएल का जीके जीएस से शुरुआत हम लोग करेंगे इसमें, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। पीवाईपी से अभी शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसके बाद थ्योरी पे आएंगे धीरे धीरे, और फिर जो जो रिक्वायरमेंट होगी उस टॉपिक वाइज चीजों को भी कवर कर लेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे। ठीक है, कृष्ण अट्टम, मैं बार बार बताया हूं कि कृष्ण अट्टम कहां का है। इज द फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कृष्ण अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बार बार बोलता हूं, जहां देखो अट्टम उट्टम आ जाए समझ जाना कि बात कहां की हो रही है, केरला की हो रही है। अब देखो एग्जाम्पल में मैं बताता हूं, जैसे मोहिनी अट्टम मैं बताया था ना, मोहिनी अट्टम आ गया। क्या आ गया भाई? मोहिनी अट्टम। फिर आ गया क्या? कृष्ण अट्टम। कृष्ण अट्टम, कृष्ण अट्टम। ठीक, उसके बाद थेयाम। ये सारे जो डांस फॉर्म हैं, ये कहां के हैं प्यारे बच्चे? ये केरला के हैं। कहां के हैं प्यारे बच्चे? केरला के हैं। दूसरा याद रख लीजिएगा, थिरुवथिरकली। ठीक है, थिरुवथिरकली, ये भी कहां का है? ये भी प्यारे बच्चे केरला का। तो ये जितने आपको दिख रहे हैं सारे के सारे कहां के हैं? केरला के हैं। तो कृष्ण अट्टम कहां का होगा प्यारे बच्चों? केरला का होगा। कहां का होगा? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, केरला का होगा। अब देखिए, केरला में कुछ और डांस हैं, जैसे कि कथकली, कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम। और कौन सा भाई? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहां का डांस है? तो ये दोनों पहले तो क्लासिकल डांस है। ये दोनों क्या है? क्लासिकल डांस है। आज अभी क्लासिकल डांस भी फिर से मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा 1 मिनट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए आ जाते हैं भाई। यहां पे तो केरला हो गया आंसर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए, माधवी मुदगल इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। माधवी मुदगल भारत के किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बड़ा आसान सा है। देखो, चलो कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, तो उसके बाद आता हूं। मैं थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, ब्लैंक पेज पे आपको थोड़ा सा क्लासिकल डांस के बारे में बताता हूं। देखो, बात हो रही है क्लासिकल डांस की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? क्लासिकल डांस की। क्लासिकल डांस क्या होता है? दो टाइप के बेसिकली हमारे डांस फॉर्म होते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख दूं डांस, डांस लिख दूं। ठीक, क्या लिख दूं भाई? डांस लिख दूं, और इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, इधर क्लासिकल, इधर क्या हो जाएगा? फॉक डांस। ठीक, क्या हो जाएगा? फॉक डांस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, क्लासिकल डांस जो होता है ना, जिसके स्टेप डिसाइडेड हो, फिक्स हो, स्टेप डिसाइडेड हो कि भाई ये स्टेप होता है। ठीक है, स्टेप क्या हो प्यारे बच्चे? डिसाइडेड हो। और फॉक डांस में क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टेप फिक्स नहीं होता है, भांगड़ा टाइप का समझ लो। स्टेप फिक्स नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, याद रख लीजिएगा, नहीं होता है। इसीलिए हर डांस को हम लोग क्लासिकल डांस नहीं कहते हैं। क्लासिकल डांस कुछ मेजर गिने चुने हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं वो बात करते हैं, और किस स्टेट के हैं वो भी बात करते हैं। क्योंकि सवाल कई बार मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली आ जाता है कि आप मैच कराइए कौन से किस स्टेट के ये डांस फॉर्म है। पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले डांस फॉर्म की मैं बात करूं, तो भरतनाट्यम याद रख लीजिएगा। किसको याद रख लीजिएगा? भरतनाट्यम। रिवीजन भी करते रहिएगा क्योंकि बहुत फायदा देगा ये। भरतनाट्यम याद रख लीजिएगा। भरतनाट्यम कहां का है प्यारे मित्र? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक, ये हमारा ओल्डेस्ट, अगर देखा जाए तो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। क्या है भाई? ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। क्लियर है? दूसरा अगर मैं बात करूं तो भाई कथकली अभी हम लोगों ने देखा है, कथकली हम लोगों ने देखा है। और कौन सा देखा है? तीसरा मोहिनी अट्टम। ये दोनों कहां का है? तो अभी हमने बताया आपको मोहिनी अट्टम, ये दोनों हमने कहां का बताया आपको कि ये दोनों जो है भाई केरला के हैं। कहां के हैं? तो ये दोनों केरला के हैं, केरला के हैं, याद रख लीजिएगा। अगर मैं चौथे की बात करूं, अगर मैं चौथे डांस की बात करूं, तो चौथा डांस भी साउथ इंडिया से जो है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ये चारों डांस जो है ना साउथ इंडिया के, ये कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। ये चारों जो क्लासिकल डांस है प्यारे बच्चे, ये साउथ इंडिया के हैं, तो याद रख लीजिएगा चारों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं अन्य डांसों की, चलिए उस पे आ जाते हैं। तो वहां पे यहां पे आप देखिएगा कि भाई कौन सा होगा अगला वाला, कौन सा होगा? पांचवा कौन सा होगा? तो पांचवा हमारा होगा उड़ीसी।
उड़ीसी कहां का है प्यारे बच्चे? तो उड़ीसा का है, उड़ीसा का है, ठीक, उड़ीसा का है। छठा अगर मैं बात करूं तो मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी कहां का है? तो मणिपुर का है। सातवां अगर मैं बात करूं, सातवां मैं बात करूं, मणिपुरी हो गया, उड़ीसी हो गया, उसके बाद सातवां मैं बात करूं तो कथक, और आठवां मैं बात करूं अगर तो यहां पे हो गया सात्रिया। ठीक, अब ये कहां का है? यूपी का है। ये कहां का है? आसाम का है। आसान सा सवाल पूछा था जो उस पे अभी आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ये सारा हो गया। अब देखो, ये तो स्टेट वाइज चीजें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन ये अगर एग्जाम में आए तो आप बोलोगे 8 ही है, लेकिन 9वां पे बात चल रही है, और हो सकता है कुछ सालों में आपको देखने को मिल जाए। जो छाऊ डांस है ना, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाले बेल्ट में बहुत ज्यादा फेमस है ये। और ये अभी तक हमारा जो कल्चरल साइट है, मतलब जो भारतीय के कल्चर के हिसाब से साइट बनाई गई है, उस साइट के हिसाब से देखेंगे तो प्यारे बच्चे, ये जो डांस फॉर्म है ये क्लासिकल डांस हो चुका है, परंतु अभी नाट्य अकादमी इसको अपने में नहीं जोड़ा है। इस वजह से अभी भी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं कि ये मान्य में नहीं है। तो अभी तक के हिसाब से हम 8 लेके चलेंगे। इन फ्यूचर अगर एग्जाम में मतलब इन फ्यूचर अगर ये कल्चरल साइट भी इसको मान लेता है तो हम इसको मान लेंगे कि भाई ये 9वां है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो माधवी मुदगल जी कहां से बिलोंग करती हैं, किस डांस फॉर्म से? तो ये उड़ीसी से करती हैं। उड़ीसी के कुछ प्रोमिनेंट की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, जहां आ जाए महापात्रा, जहां आ जाए महापात्रा, ठीक, जहां आ जाए मोहंती, मोहंती, तो याद रख लीजिएगा बात किसकी हो रही है? तो उड़ीसी की हो रही है, क्योंकि ये सरनेम जो है आपको उड़ीसा में ही प्यारे बच्चे मिलेगा। तो उड़ीसी की बात हो रही है अगर ये दोनों नाम आपको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिवर विच आर फेड बोथ बाई मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, दिस टाइप ऑफ रिवर आर ऑल्सो नोन एज। नदियां जो बर्फ के पिघलने और वर्षा दोनों के पोषित होते हैं, इस प्रकार की नदियों को किस रूप से जाना जाता है? मतलब कहना यह चाहता है कि उन रिवर की बात कर रहा है जो कि बरसात से और बर्फ को पिघलने की वजह से क्या होते हैं? बहते हैं, उनकी बात हो रही है। तो फटाफट से एक बार सोचिए आप और आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, फटाफट से सोचिए कौन सा है। ठीक है, तो ई फेरमल है, पेरिनियल है, ट्रांजिटरी है या सीजनल है? देखो अगर मैं बात करूं, बेसिकली देखा जाए ना तो दो मेजर टाइप की रिवर होती है। एक तो होता है पेरिनियल, दूसरा क्या होता है? इफेमेरियल। अब ये क्या होता है? अल्पकालिक, मतलब अल्प मतलब कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए, ये याद रख लीजिएगा, समय के लिए। और बारह मासी, बारह मासी का मतलब होता है 12 महीने के लिए, मतलब हमेशा, हमेशा। ठीक है, 12 महीने, टोटल महीने कितने होते हैं? महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 महीना जो बहे उसे 12 मासी बोला जाता है। ट्रांजिस्ट्री, अस्थाई, मतलब कुछ क्षण के लिए। और मौसमी, मौसम के हिसाब से। देखो दो मेजर टाइप जो होते हैं, अगर मैं इंडिया में बात करूं, अगर अभी पहले इंडिया में नहीं, तो पेरिनियल और इफेमेरल जो है, ये दोनों बेसिकली क्या है? ये दोनों टाइप हैं रिवर के। ये जो है ना, ये सीजनल कह लो या फिर कह लो कि बारिश के टाइम पे जब होता है ना, बारिश के टाइम पे होता है, बस ये बारिश के टाइम पे जब बारिश होती है तभी ये होता है। कौन सा? इफेमेरल। ये क्यों है? ठीक है, अल्पकालिक क्यों है? क्योंकि ये वो रिवर है जब बारिश होती है तो नदियों में पानी का प्रभाव बढ़ता है, जिसके कारण इनका फ्लो बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल वो रिवर जो हमारे साउथ इंडिया के साइड से चलती हैं, जो कि जहां बर्फ नहीं है वहां से उत्पत्ति इनकी होती है, जहां पे बर्फ नहीं है वहां से उत्पत्ति होती है, इसे क्या बोलते हैं? इफेमेरल। ठीक है, इफेमेरल। ठीक है, और ये रिवर कौन सी होती है? वो रिवर को बोला जाता है जो रिवर अपने पानी, जो उनका पानी का सोर्स है मेजरली, वो बरसात का पानी होता है। ठीक है, लेकिन पेरिनियल रिवर वो होता है जो आइस के गलने की वजह से होता है, मतलब हिमालय से निकलता हुआ रिवर हो, कहीं ना कहीं हिमालय से निकलता हुआ रिवर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफेमेरल में चंबल रिवर ले लो, चंबल, बेतवा, बेतवा, बेतवा। लेकिन वही मैं पेरिनियल की बात करूं तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, इंडस, ये सारी कौन सी हैं? ये सारी पेरिनियल है। मतलब कि ये 12 मासी, इनके पास हमेशा पानी आपको मिलेगा। गंगा जी में कभी आपने नहीं देखा होगा कि उनके पानी सूख गए हो। ठीक है, तो ये कारण है।
अब यहां पे क्या पूछ रहा है कि स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब कि पानी जो है वो जो मिलता है वो बर्फ के पिघलने की वजह से मिलता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पेरिनियल हो जाएगा, बारहमासी हो जाएगा। ठीक, आंसर तो आपको मिल गया। अब देखो ट्रांजिटरी क्या होता है, ट्रांजिटरी बेसिकली अल्पकालिक का ही एक पार्ट है, मतलब कि कुछ समय के लिए जब बरसात होती है अस्थायी के लिए, तो ये माना जाता है, और सीजनल होता है बारिश के मौसम में। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही सब पार्ट हैं किसके, अल्पकालीन के। ठीक है, मतलब कुछ क्षणिक समय के लिए जब बरसात होता है तो इसको उसमें काउंट कर लिया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ पंचायत राज सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है। देखो भारत की संविधान की बात करें, ठीक है, संविधान की अगर मैं बात करूं, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा किसने था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, लिखा तो वैसे मतलब जो रिटर्न था वो प्रेम बिहारी जी का था, उस पर अभी आएंगे। ठीक है, संविधान की बात कर लेते हैं। जब हमारा संविधान बना तो टोटल 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल्ड थे। ठीक, अभी क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है, अभी टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल है। चलिए बात कर लेते हैं 9वां शेड्यूल, 10वां शेड्यूल, 11वां शेड्यूल, 12वां शेड्यूल। ये चारों शेड्यूल आजादी मतलब जब हमारा संविधान लागू हो गया था उसके बाद ऐड हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है। पहला जो 9 शेड्यूल था ये 1951 में जब पहला संशोधन होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो उसके थ्रू इसको लाया जाता है। बेसिकली 9वां, 10वां, 11वां, 12वां की बात हो रही है। यहां पे कह रहा है पंचायत राज सिस्टम किस शेड्यूल में है। फटाफट से एक बार आप लोग आंसर दे दीजिए, तो बाकी मैं बताने के लिए तो हूं ही आपको। ठीक है, फटाफट से एक बार पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए भाई, देखूं मैं क्या देते हैं आप लोग आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए 9वां जो शेड्यूल है मैं इसका बता देता हूं। देखो पंचायती राज 11th है और अगले पेज पे मैं इसको समझाता हूं पूरी। ठीक है, अब देखो 9वां जो शेड्यूल है उसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। 9वां शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, 9th शेड्यूल की मैं बात करूं, ठीक है, 9th शेड्यूल की मैं बात करूं, 9th शेड्यूल जो है प्यारे बच्चे ये जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है और जमींदारी सिस्टम से भी रिलेटेड है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू आपको पता होगा हम लोगों ने कहां से लिया है, तो प्यारे बच्चे इस चीज को हम लोगों ने अमेरिका से लिया था। कहां से लिया था, अमेरिका से लिया था। और जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा 9th है, तो पंचायती राज यहां से हट गया। 10th शेड्यूल क्या है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, मतलब कि अगर आप किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं और एमएलए एमपी हैं आप, तो उसके लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। अब आ जाते हैं 11th और 12th, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 11th जो है 73वां संशोधन होता है, ये होता है पंचायत राज का, मतलब कि अब पंचायत राज सिस्टम पूरी तरह से संवैधानिक रूप से हो जाता है। पहले ये डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था, डीपीएसपी का पार्ट, कहीं ना कहीं डीपीएसपी में बात मेंशन की गई थी कि पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। और फिर 1957 में एक कमेटी बनाई जाती है बलवंत राय मेहता की, बलवंत मेहता की। ठीक, बलवंत मेहता साहब बोलते हैं कि भाई 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। 3 टियर सिस्टम का मतलब क्या होता है, 3 टियर सिस्टम का मतलब क्या होता है, 3 लेवल पे गवर्नमेंट की प्रणाली होनी चाहिए। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक, दूसरा इंटरमीडिएटरी लेवल पे, मतलब कि जैसे टाउनशिप वाला जो लेवल होता है उसकी बात कर रहे हैं, और तीसरा जो है प्यारे बच्चे विलेज लेवल की। ठीक है, तीसरा विलेज लेवल की, ग्राम पंचायत लेवल की। ये चीज ये मेंशन करते हैं। फिर राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पंचायत राज सिस्टम आता है। 2 अक्टूबर आई थिंक 1959 की बात है, 2 अक्टूबर 1959 की बात है, पहली बार आता है। अब 73वें संशोधन से क्या होता है, 11th शेड्यूल भी ऐड किया जाता है, शेड्यूल भी ऐड किया जाता है और पार्ट 9 भी ऐड किया जाता है। ये होता कब है, तो ये होता है 1992 में, लेकिन इंप्लीमेंट कब होता है, तो 24 अप्रैल अभी आने वाला है, 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस के नाम से भी जानते हैं, पंचायत दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पंचायत दिवस के नाम से भी प्यारे बच्चों हम लोग इसको जानते हैं। ठीक, हाँ नागौर डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड।
अब हो गया क्लियर कि भाई इसका तो हो गया 9th 11th शेड्यूल। अब आते हैं 12th शेड्यूल पे। 12th शेड्यूल क्या कहता है? 12th शेड्यूल भी जो है 74वां संशोधन होता है, उससे आता है। 74वां संशोधन भी उसी समय 1992 में होता है, 1993 में इंप्लीमेंट किया जाता है। और 12वां और पार्ट कौन सा भाग जो है, अगर मैं भाग की बात करूं तो कौन सा ऐड होता है? तो भाग होता है 9A, इसमें ऐड होता है। और शेड्यूल कौन सा होता है? तो 12वां ऐड होता है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, किसी को यहां तक किसी को समस्या नहीं होगी। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के सामने है। अगला सवाल क्या कहता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रूल एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से किस शासन ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई? बहुत अच्छा है भाई। देखो बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि नालंदा की भी इन्होंने कराई थी, तो वहां पे अब कंफ्यूज मत आप रखिएगा, दूर कर लीजिएगा कि भाई नालंदा की इन्होंने नहीं कराई थी, नालंदा की किसने कराई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं हूं बताने के लिए। अभी के लिए आ जाते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखो ये डायनेस्टी जहां जो भी नाम यहां पे लिखा है ना, ये सारे लोग पाला डायनेस्टी के थे। कौन से डायनेस्टी के थे? पाला डायनेस्टी के थे। और पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? पाला डायनेस्टी इसे बोलते थे। और पाला डायनेस्टी का फाउंडर बड़ी स्ट्रांग डायनेस्टी, अच्छी डायनेस्टी बाद में निकली थी। और ये कहां किस साइड रूल करती थी? तो उड़ीसा वाले साइड में, उड़ीसा वाले साइड में रूलिंग एरिया था इनका, रूलर थे। ठीक, अब देखो इनका जो फाउंडर था, पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कोई और नहीं, ऑप्शन में ही नाम है, गोपाला साहब। कौन थे? गोपाला साहब क्या थे? फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के। लेकिन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? तो वो धर्मपाला ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी प्यारे बच्चे? धर्मपाला ने। किसने बनवाई थी? धर्मपाल ने। अच्छा, धर्मपाल जो थे ये रियल फाउंडर माने जाते हैं, ये रियल फाउंडर माने जाते हैं पाला डायनेस्टी के। ठीक, ये रियल फाउंडर माने जाते हैं किसके भाई? पाला डायनेस्टी के। अब आ जाते हैं कुछ और मुद्दों पे। धर्मपाला ने एक अच्छी और चीज की थी। इन्होंने क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को रिनोवेट करने के लिए, या रिनोवेट करने के लिए इन्होंने कुछ गांव को क्या किया था? गांव को गोद में दे दिया था कि भाई आप इस गांव से जो भी पैसा आएगा आप नालंदा यूनिवर्सिटी को बढ़ाने में और उसके विकास में आप लोग समर्पित करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? तो धर्मपाला ने बनवाया था। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद द रेफरेंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैच करने के लिए दे दिया है कि किसके काल में ये जो फॉरेन ट्रेवलर थे ये आए थे। बात हो रही है फ्रांसिस्को पेलेस्टर की, ये जहांगीर के टाइम पे आए थे। और निकोलस मनुची जो थे ये औरंगजेब के टाइम पे आए थे। एंथोनी मॉन्सेरेट जो थे वो शाहजहां के टाइम पे आए थे। आप लोग भी एक बार पढ़े होंगे, समझ में आ गई होंगी बातें। तो देखो मैं बात करूं अगर, तो थोड़ा सा मैं पहले मुगल डायनेस्टी की बात कर लेता हूं। मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडेशन था 1526 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1526 में। किसने किया था? बाबर ने। बड़ी ही मुद्दा चल रहा है इस समय बाबर वाला। ठीक है, बाबर ने किया था 1526 में। इसका पुत्र रहता है कौन? हुमायूं, जो कि दूसरा शासक बनता है। हुमायूं ये कब बनता है? 1530 में। 1530 के बाद 1556 में जो राजा बनता है वो बनता है अकबर। ये तो कहानी रहती है। और अकबर को मुगल डायनेस्टी का रियल फाउंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? रियल फाउंडर बोला जाता है। किसको भाई? अकबर को। चलिए आ जाते हैं मुद्दे पे। अब देखो बात हो रही है किसकी? यहां पे बात हो रही है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट की। पेल्सर्ट भाई साहब जो थे ये जहांगीर के टाइम पे आए थे। तो पहला मैच तो सही हो गया। अब देखो यही बातें, अगर पहला मैच सही हो गया तो कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो? ये वाला ऑप्शन। अब देखते हैं भाई, निकोलो मनुची जो थे ये औरंगजेब के टाइम पे आए थे, ये भी बात सही है। तो दूसरा ऑप्शन अगर सही हो गया तो कोई एलिमिनेट नहीं होने वाला है, नहीं ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन ये या ये सही हो सकता है। ठीक है, ये या ये सही हो सकता है। अब आ जाते हैं आगे। एंथोनी जो है, एंथोनी साहब किसके टाइम पे आए थे? तो एंथोनी साहब शाहजहां के टाइम पे नहीं आए थे, ये साहब अकबर के टाइम पे आए थे। किसके टाइम पे आए थे प्यारे बच्चे? अकबर के टाइम पे ये आए थे भारत में। और वो समय पीरियड कब था? तो 1578 से लेकर के 1582 के पीरियड में ये भाई साहब भारत में किसके समय पे आए थे? और अकबर के टाइम पे आए थे। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। चलिए मैं बताता हूं मुगल डायनेस्टी के बारे में। तो 1 2 तो सही हो गया। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुगल डायनेस्टी पे एक पेज मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे। देखो मुगल डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ पीरियड से भी चीजें निकल जाती हैं। जैसे देखो मुझे अगर कुछ नहीं पता होता, अगर मुझे पता होता कि वो कब आया था तब भी मैं काम कर लेता।
देखो अगर मैं बात करूं बाबर की, तो 1526 में इसका स्टार्टिंग होता है, 1530 तक रहता है। फिर वहीं इसका पुत्र आता है हुमायूं, ये दो कालखंड में रहता है क्योंकि शेरशाह सूरी से ये हार जाता है, तो 1530 से 40 रहता है। फिर 1555 से लेकर के 56 तक राजा रहता है, 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी जगह पे इसका पुत्र जगह लेता है जिसका नाम रहता है अकबर, और ये इसका रियल फाउंडर भी बनता है। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ इसकी कहानी शुरू होती है और ये 1605 तक चलती है। 1605 के बाद इसका पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था, ये आता है सत्ता में और 1605 से लेकर के तकरीबन 1627 तक ये राज्यपाठ में रहता है। और यहां पे इसका पुत्र शाहजहां जो रहता है वो आता है सत्ता में और 1627 से लेकर के 1658 तक ये आदमी राजा रहता है। लेकिन फिर 1658 से लेकर के 62 तक ये क्या रहता है, जेल में रहता है और जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। जेल में इसको डालने वाला कौन रहता है, तो इसका पुत्र रहता है औरंगजेब। औरंगजेब इसलिए रहता है क्योंकि ये शाहजहां चाहता था कि दारा सिकोई को राजा बनाया जाए, परंतु ये चीज हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक राजा रहता है और एक लंबा 49 साल का कालखंड पूरा करने के बाद ये अपने समय को मतलब राजपाट को छोड़ता है और वहीं से मुगल की डायनेस्टी होती है। 1678 नहीं बेटा, 1658 दीपिका, 1658 प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो, तो ये तो मुगलों की जो राजपाट कह लीजिए वो टाइम पीरियड रहता है। चलिए आ जाते हैं भाई इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर मिल गया था, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देखिए और कोशिश करिए आंसर देने की, और जो लोग सेशन में है फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। बहुत अच्छा कह रहा है, नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था देखो कुछ बातें, अब वहां पे मैं समझाता हूं। ये क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं कि अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन। मैं बार बार बोलता हूं बड़े क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं क्योंकि उनके ऑप्शन इतने ईजी होते हैं कि आप इजीली कर सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चनों को निपटा दोगे। देखो कैसे, अब यहां पे आपको समझना है कि देखो 1 2 3 सब दे दिया है। यहां पे क्या रहा है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। आपको पता है डीपीएसपी को 3 पार्ट में बांटा गया था। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, मैं पूरा लिख देता हूं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, ये अच्छा संविधान में नहीं बांटा है, हमने बाद में बांटा है, और लिबरल। लिबरल मतलब जो बराबरी की बात करते हो। गांधी जी थोड़े से घरेलू गांव वाली विचारधारा को बात करते थे, और सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब कि सबको बराबर का कहीं ना कहीं जो मेजर रोल हो वो सबको, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्स का ना वो बराबर का हो, ऐसा कहना होता है सोशलिस्ट का। तो डीपीएसपी हमारा जो है ये भारत के संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4 में है, जिसे हम लोग भाग 4 के नाम से जानते हैं, भाग 4 में है। अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये लिया कहां से गया है, तो हम लोगों ने इसको आयरलैंड से चुराया है। कहीं ना कहीं संविधान में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इधर उधर से लाके ही रखा हुआ है, तो वो हम लोगों ने, ये भी क्वेश्चन बनता है तो कहां से लाए हैं, तो भाई आयरलैंड से लाए हैं। डीपीएसपी जो है प्यारे बच्चों, ये 36 से लेकर के 51 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है उसमें ये चीजें मेंशन है। ठीक, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो इसके बीच में सारे आर्टिकल होते हैं। अब यहां पे सोशलिस्ट, लिबरल और ये चीजें हमें काटनी होंगी। तो देखो सारे, तो वैसे देखो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ये भी डीपीएसपी का है, डीपीएसपी का है। किस आर्टिकल में आता है प्रमोशन इन कॉटेज इंडस्ट्री, तो भाई आर्टिकल 43 में मेंशन है। आर्टिकल 43 में है कि आपको कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन करना है। अगर मैं बात करूं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये किस में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 39A में मेंशन है। आर्टिकल 39A में मेंशन है कि भाई इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबको बराबर का जो जस्टिस है, जो आपको न्याय है, वो चीज मिलनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सोशलिस्ट विचारधारा है ना कि बराबर की बातें की जा रही है। लिबरल भी आते हैं भाई, सिक्योरिंग राइट टू वर्क, सबको कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंट का अधिकार होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 41 में मेंशन है। तो प्यारे बच्चे, ये जो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री है ना, ये गांधीयन फिलॉसफी है। ये क्या है, गांधीयन फिलॉसफी, ये सोशलिस्ट फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों जो है ना ये सोशलिस्ट फिलॉसफी है। तो अगर पहला गलत हो गया कि यहां पे, क्योंकि सोशलिस्ट विचारधारा बस पूछा है, तो अगर पहला गलत हो गया तो पहला ऑप्शन जिसमें जिसमें है बस काट दो। इस दोनों में है काट दिया, इसमें है काट दिया, आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। क्लियर है, बातें क्लियर है, समझने में किसी को समस्या आ रही है तो बता देना, समझने में किसी को समस्या आ रही है तो बता देना। देखो 2 और 3 आंसर भी है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
रिगार्डिंग द फीचर ऑफ अशोका, धम्मा, धम्मा की बात कर रहा है अशोका की। देखो अशोका की अगर मैं बात करूं तो अशोका जो था वो मौर्य डायनेस्टी का तीसरा रूलर था, मौर्य डायनेस्टी का थर्ड रूलर था अशोका। 268 बीसी में ये राजा बना था। क्या बना था भाई? राजा बना था। ठीक, राजा बनने के करीब 7 से 8 साल बाद 261 बीसी में कलिंग का वार होता है। 61 बीसी में क्या होता है? कलिंग वार होता है। कलिंग वार होता है, जिसके बाद ये धम्मा की नीति अपना लेता है। अब वही कह रहा है, धम्मा के ऊपर कह रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट की बात नहीं हो रही है यहां पे, इनकरेक्ट की बात हो रही है। कंफ्यूजन बच्चे इसी में करते हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट में, और इनकरेक्ट करेक्ट में जो फंसा वो लुढ़क गया। चलिए आ जाते हैं, देख लेते हैं। अशोका धम्मा वाज वे ऑफ लाइफ। अच्छा, कह रहा है कि जो अशोका का धम्मा था वो एक जीने का तरीका था, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल ऑफ लार्ज नंबर। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि अशोका एक धम्मा जीवन के एक तरीका था जिसमें आचार संहिता और सिद्धांतों के एक समूह जिसे बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा अपनाया गया और अभ्यास किया गया। हो सकता है ये हो, ठीक है। अशोका धम्मा इन्वॉल्व इन वर्शिप ऑफ गॉड, नहीं भाई, भगवान की पूजा उजा की बात नहीं की। उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया, उसको प्रमोट किया, और उसने वैचारिक रूप से एक रहन सहन के तरीके को बदला, मार काट और हिंसा से दूर जाने की बात की, और चीजों को बहुत स्मूथली रन कराने की बात की इस कलिंग वॉर के बाद। उसके पहले तो उसने जो अपने भाइयों को भी मारा, बहुत लोगों को मारा, गवर्नर था वहां का गांधार साइड का, तो उस साइड इतना मतलब इसने आतंक मचा के रखा था कि पूछो मत। लेकिन जब ये सुधरा, ऐसा ही होता है ना, जब एक्सट्रीम लोग होते हैं ना तो सुधरते भी बहुत जल्दी है। तो जब ये सुधरा तो एक अलग ही लेवल पे सुधरा। तो यहां पे कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखो पहला अगर करेक्ट हो गया तो दूसरा यहां पे इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलो आगे देखते हैं भाई। हाँ, इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ वन यूकैरियोटिक सेल इनटू टू डॉटर सेल। एक यूकैरियोटिक कोशिका को कोशिका का द्रव का दो संतित कोशिकाओं में विभाजन किया जाता है। तो वो क्या होता है भाई? कोशिका द्रव विभाजन, ठीक है, सेप्सिस, क्राइनोसिस या जेनेसिस। तो सिंपल सी बात है, साइटोनिसिस जो होता है ना, कोशिका द्रव विभाजन ही होता है जो कि ये डिवीजन करता है और वो दो डॉटर सेल में बदल जाते हैं। चलिए आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, फिर नहीं तो मैं हूं ही बताने के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए फटाफट से पहले, नहीं तो मैं तो हूं ही। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे जरूर इसको अच्छा कर लेंगे आप। देख कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ वांडीवास इज करेक्ट। देखो बैटल ऑफ वांडीवास के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही। तो ये बैटल जो है ये 1760 में हुआ था। और कब हुआ था? तो कार्नेटिक वॉर की वजह से हुआ था। कार्नेटिक वॉर की वजह से हुआ था। अब देखो 3 टोटल कार्नेटिक वॉर हुए। कार्नेटिक वॉर बेसिकली साउथ इंडिया में हुए थे, और बेसिकली किसके किसके बीच में हुए थे? तो भाई ये इंग्लिश मतलब इंग्लैंड वर्सेस फ्रेंच, मतलब ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, और ये दोनों जगह पे चल रहा था। यूरोप में भी चल रहा था, इंडिया में भी चल रहा था। अब देखो कह रहा है कि पहला द बैटल ऑफ वांडी वाज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिशर एंड डच। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, मैंने पहले ही बता दिया, ये नहीं है। बैटल ऑफ वांडी वाज फॉस्ट इन 1763, नहीं भाई 1760, मैंने ये भी बता दिया कि 1760 में बैटल ऑफ वांडी वास हुआ था। बैटल ऑफ वांडी वास हुआ था, और उसके बाद ये थर्ड कार्नेटिक वॉर में भी हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। थर्ड कार्नेटिक वॉर में हुआ था, कार्नेटिक वॉर में हुआ था। थर्ड कार्नेटिक वॉर की मैं बात करूं 1763 में, 1760 में। ये कब से कब तक हुआ था? तो 1758 से लेकर के 1758 से लेकर के 63 तक हुआ था। नहीं सॉरी, 56 से लेकर के 56 से 63 तक। इसे 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं। 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं। ये इंड कैसे हुआ? तो ट्रिटी ऑफ पेरिस होती है, पेरिस में एक संधि होती है, जिसके बाद पेरिस में ये चीज बोला जाता है कि फ्रांस को बोला जाता है भाई तुम अब शांत रहोगे, तुम अब हमारे बीच में दखलंदाजी नहीं करोगे, हमें जो लड़ना होगा हम करेंगे, और तुम इंडिया शांत रहोगे। बैटल ऑफ वांडीवास वाज अ पार्ट ऑफ सेकंड कार्नेटिक वॉर। ये भी अभी बता दिया कि भाई ये थर्ड कार्नेटिक वॉर का था, सेकंड का नहीं था। तो बचा कौन सा? द वॉर कंक्लूडेड द साइन ऑफ ट्रिटी ऑफ पेरिस। हाँ, इस वॉर का जो एंड होता है वो थर्ड उसमें होता है कार्नेटिक वॉर में, और इस वॉर के बाद कहीं ना कहीं कार्नेटिक वॉर भी समाप्त हो जाता है और एक ट्रिटी ऑफ पेरिस भी होती है, और 1760 में ये लड़ा जाता है। कंक्लूजन यही निकलता है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ही कार्नेटिक वॉर को एंड कर दिया जाता है। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? अच्छा क्वेश्चन है। बात है 1784 की। आई थिंक लाइट का इशू आ गया, फिर से लाइट कट गई है।